आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अभी तक बात कर ली थी, पहले ट्रांस हिमालय की बात की थी, उसके बाद हमने बृहद हिमालय या महान हिमालय को देखा था। अब जो हम आज डिस्कस करेंगे वो लघु हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और भी हैं जो इनके बारे में मैं दूंगा आपको। तो देखिए भाई, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया हुआ था वो महान हिमालय या बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। बृहद हिमालय हमने पढ़ा था। बृहद हिमालय में हमने देखा था यहाँ पे क्या थी, जितनी भी ऊंची चोटियाँ होती हैं सारी यहीं पे होती हैं, ठीक है। ऊंचे पर्वत जो भी होते हैं और वर्ष भर जो बर्फ़ से ढके हुए पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, यहीं पे होते हैं आपके बृहद हिमालय में, ठीक है। तो बृहद हिमालय में आपको पर्वत चोटियाँ कुछ ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो मैंने आपको बताई हुई भी थी। तो जैसे मेनली तीन डिस्ट्रिक्ट में इसको ध्यान में रखना है। एक उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। इन तीन डिस्ट्रिक्ट में जो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और ये क्या हैं, इनमें देखिए वर्ष भर क्या होती है, इनके उच्च भाग में हमेशा बर्फ़ 12 माह क्या होती है, बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, बर्फ़ का घर भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते थे, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चमोली में आपको पता ही है जो नंदा देवी है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नंदा देवी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, वो आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। और ये कौन सी है, इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगी, पश्चिमी होगी, ठीक है। इसकी अगर हम सिचुएशन की बात करें तो पश्चिमी है, और दूसरी पूर्वी भी आती है। उसके बाद क्या आ जाता है, कामेट आ जाता है, कामेट दूसरे नंबर की ऊंची चोटी। और तीसरा क्या है, नंदा देवी है। नंदा देवी ये कौन सी वाली आ जाती है, तो नंदा देवी ये पे पूर्वी वाली आती है। और इसकी जो सीमा है वो चमोली और पिथौरागढ़ इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। पूरा का पूरा चमोली में भी नहीं आता, चमोली पिथौरागढ़ इन दोनों की सीमा में आता है नंदा देवी पूर्वी, ठीक है, 7817 मीटर। उसके बाद क्या आ जाता है, देखिए ये नंदा देवी पश्चिमी वाला 7817 मीटर सबसे ऊंचा। फिर सेकंड नंबर का, ये पहले नंबर का ऊंची पर्वत चोटी, ये दूसरी, ये थर्ड। उसके बाद क्या आता है, माणा, ठीक है। माणा आता है जिसकी है 7272 मीटर। पूछ लिया गया है क्वेश्चन, आयोग ने क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि माणा की ऊंचाई क्या है, माणा पर्वत की ऊंचाई क्या है। और कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो माणा चमोली जिले में पड़ता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 7272 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की बात कर लें तो यहाँ की प्रसिद्ध जो है फेमस पंचाचूली, पंचाचूली जो पर्वत श्रेणी है वो पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक और आती है, एक ओम पर्वत भी आता है यहाँ पे, ओम पर्वत, ओम पर्वत आता है, ठीक है। ओम पर्वत को अगर हम बात करें तो इसका 74% लगभग 75% भाग जो है वो नेपाल में आता है, ठीक है। और बाकी पार्ट इसका जो है ओम पर्वत का 75% नेपाल में, 75% नेपाल, और इसके अलावा जो है भारत में इसका भाग है। अगर अगली बात हम करते हैं ओम पर्वत के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, छोटा कैलाश या जिसे आदि कैलाश भी कहते हैं, छोटा कैलाश या आदि कैलाश, ये पर्वत भी जो है आपका पिथौरागढ़ में है। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में भी कुछ प्रसिद्ध चोटियाँ आपकी हैं, जैसे कि आपके क्या आ जाती है, बंदरपूछ आ जाता है, बंदरपूछ है ना, गंगोत्री, बंदरपूछ है, गंगोत्री है, ठीक है, और यमुनोत्री है। इस तरीके की कुछ पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो आपके उत्तरकाशी में भी हैं। तो आप इनका एक बार डेटा थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, और कौन कौन से पर्वत कहाँ पे हैं ये आपको ध्यान में रख लेना है, ताकि आपके आने वाले समय पे ये काम आ जाए, ठीक है। ये हमने देखा, ये तो क्या था, बृहद हिमालय के कुछ बारे में था। बृहद हिमालय में देखिए, और हाँ एक यहाँ पे और है, उसको आप मत भूलना, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्वत क्या है, हर तरफ से अलग दिखाई देने वाला पर्वत। इसकी क्या खास बात है, त्रिशूल पर्वत की जो खास बात है भाई, त्रिशूल पर्वत भी चमोली में है। त्रिशूल पर्वत जो है ये हर तरफ से अलग दिखाई देता है। अगर आप इसे अल्मोड़ा और रानीखेत से देखते हो, अल्मोड़ा और रानीखेत अगर इसको देखते हो तो भाई अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के टाइम से बहुत साफ दिखने लग जाता है ये हिमालय। इसकी एक खास बात है, ठीक है। यहाँ पे पूरा बर्फ जो है वो साफ दिखता है। और अल्मोड़ा और रानीखेत से जो दिखता है ये कैसा दिखता है, नुकीला पर्वत दिखता है, नुकीला। तो पूछा जा सकता है कि नुकीला पर्वत, जो अल्मोड़ा और रानीखेत से नुकीला दिखने वाला पर्वत कौन सा है, त्रिशूल पर्वत। और इसी को अगर आप गोपेश्वर से देखोगे तो गोपेश्वर से ये जो पर्वत दिखता है वो सपाट दिखाई देता है।
इसकी खास बात है अल्मोड़ा रानीखेत से नुकीला दिखाई देता है और गोपेसर से सपाट दिखाई देता है। ये आपकी किसकी खास बात है? त्रिशूल पर्वत की। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ थी जो पिछले क्लास में डिस्कस करनी थी, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे और आगे हम एक एक करके बात करेंगे किसकी? इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए भाई, ये तो आपका बृहद हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हो गई। इनको अलग करने वाली क्या होती है? कुछ रेखाएं होती हैं या कुछ हम कह सकते हैं सीमा जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए भाई, मान लो ये आपका ट्रांस हिमालय है। ये हिमालय कौन सा हिमालय हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया। उसके नीचे हमने देखा था, डिस्कस किया था, बृहद हिमालय होता है, बृहद हिमालय, और फिर यहाँ आ जाता आपका लघु हिमालय। ये श्रेणी आ जाती है आपकी लघु हिमालय की अगर हम बात कर लें। और लास्ट जो हम श्रेणी की बात करते हैं वो क्या होता है? शिवालिक हिमालय होता है। शिवालिक श्रेणियाँ इस तरीके से आ जाती। तो भाई यहाँ पे देखो, इन दोनों को अलग करने वाली कुछ रेखा भी तो होगी, कोई जोन भी तो होगा, है ना। ये ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है, और लास्ट में जो है शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं। इनको अलग करने वाली रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो ये जो जोन है, जो रीजन है या जो क्षेत्र है जो इसको अलग करता है, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया गया है यूके पीसीएस में 2015 में क्वेश्चन आ गया है यहाँ से, और भी कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनको अलग करने वाली रेखा को नाम क्या दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनको अलग करने वाली रेखा, तो ये जो रेखा देखिए भाई, जो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इसको बोला जाता है सचर जोन। इसको कहा जाता है सचर जोन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो उसका नाम है, या सीमा का नाम क्या है, उसे हम बोलते हैं सचर जोन। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, तो ये क्या होता है? इसे बोल देते हैं MCT। ठीक है, MCT, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इसे, या इसको आप बोल सकते हो, देखिए मेन, और आप क्या कह सकते हो इसको? मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश, MCT। ठीक है, MCT जो है वो किस किस को अलग करता है? बृहद हिमालय, और यहाँ से आपका आ जाएगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय। अगर बात करते हैं लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी की बात, तो ये है तुम्हारा MBD। ठीक है, तो क्या आ जाता? ये तुम्हारा MCT और ये MBT। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हो मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश। ठीक है भाई, याद रखना पड़ेगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को सेपरेट करने वाली जो रेखा है या जो सीमा है उसे हम मुख्य सीमा भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, इसे मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, और ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया आपका। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हो गया, इसे ग्रेड बाउंड्री थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेड बाउंड्री थ्रस्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट करेगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, बृहद हिमालय या लघु हिमालय के बीच कौन सी सीमा पाई जाती है? तो आप कहोगे मुख्य सीमा भ्रंश। और इसी को अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे MCT भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऐसा भी आपको लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है? इनको सेपरेट करने वाले जोन हैं। देखिए, पहले ये कंसेप्ट था साइंटिस्ट भूगोलवेत्ताओं का, ये कंसेप्ट था। भूगोलवेत्ता पहले क्या मानते थे? भूगोलवेत्ता पहले ये मानते थे कि इनको सेपरेट किया जा सकता है इस तरीके से, अलग अलग इनके बीच में जो रेखा होगी उसका कुछ नाम दे दिया और इनको सेपरेट कर दिया। लेकिन बाद में इस कंसेप्ट को कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा नकार दिया जाता है, और फिर इसका नदियों के हिसाब से क्या किया जाता है? नदियों के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अगला क्लासिफिकेशन भी अलग है जो नदियों के बेस पे किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इन दोनों के बीच की रेखा के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू लाइन। ठीक है, ये तुम्हारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आगे आपके लिए, और क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने जो बताए हुए थे उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ से। अब आगे हम बात करते हैं लघु हिमालय या इस मध्य हिमालय की। देखो भाई, मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करें तो ये हिमालय, अब देखिए
पहले अगर हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी तो ट्रांस हिमालय फैला हुआ था, और ट्रांस हिमालय का कुछ भाग कहाँ, जम्मू कश्मीर से लेके थोड़ा बहुत आगे तक आता, उत्तराखंड में बहुत कम भाग आता। और अगर हम बृहद हिमालय की बात करते तो बृहद हिमालय में क्या होता है, बृहद हिमालय का कुछ भाग अरुणाचल के कहाँ तक जाता है, नामचा बरवा तक जाता है। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नामचा बरवा तक जाता है, आपको ध्यान में होगा, पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अगली अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय, तो लघु हिमालय उससे भी नीचे होगा। अगर उससे भी नीचे होगा तो इसका मेन पार्ट जो है हमको उत्तराखंड में देखना होगा, और उत्तराखंड में इसका जो भाग है वो कहाँ पे आता है, देखिए भाई, अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा। पूरी अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक, देखिए अगर हम पूर्व से पश्चिम सीधे बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम, पहले अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 70 से 100 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है इसकी। और ऊंचाई की बात करें तो हाइट, ऊंचाई 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की लगभग हाइट में बसा हुआ है, ठीक है। ये लघु हिमालय, ये ऊंचाई होगी इसकी, ध्यान में रखनी होंगी ये चीज़ें, कभी भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। अगली बात अगर हम करते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की, देखिए भाई 2 बातें इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दी। उसके बाद हम कुछ बातें और करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, जो कि हमको जाननी पड़ेंगी और जाननी चाहिए। वो बातें क्या हैं, आइए बात करते हैं। तो ये बातें देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसकी बात करते हैं। देखिए तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, 9 जिलों में इसका विस्तार है, 9 जिलों में फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं इससे पहले बृहद हिमालय की, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। अगर हम यहाँ इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं रफ एक मैप बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैप तो नहीं होगा, एक रफ तरीके से मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूँगा इसके हिसाब से, ठीक है भाई। देखिए, और आपको आगे मैप पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे पूरा बता भी दिया जाएगा, उत्तराखंड का जब मैप की क्लास होगी तो उसमें मैं पूरा बताऊँगा इसे। देखिए यहाँ से ये वाला जो रीजन है, कुमाऊँ बोला जाता है इसे, यहाँ आपका क्या आ जाता है, ये वाला पिथौरागढ़ जिला आ जाता, जिला पिथौरागढ़, या बागेश्वर आ जाता, छोटा सा जिला चंपावत आ जाता, अल्मोड़ा, ठीक, यहाँ क्या आ जाता, अल्मोड़ा आ जाता, और फिर तुम्हारा इधर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आ जाता, ठीक है। उसके बाद नीचे यूएस नगर, तो पिथौरागढ़ ध्यान में रखना होगा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, यूएस नगर, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। इस तरीके से आपको ये मैप के थोड़ा सा अकॉर्डिंग आना चाहिए। उसके बाद यहाँ बात करते तो ये हरिद्वार जिला, हरिद्वार है इधर। इधर बात करते तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट आ जाता, ठीक है, इधर देहरादून डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। इधर से पूरी बात कर लेते हैं तो उत्तरकाशी फैला हुआ है, और इधर को क्या है, चमोली, यहाँ चमोली है, यहाँ है उत्तरकाशी, ठीक है भाई। मैप है, थोड़ा बहुत रफ मैप है, कहीं पर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं इधर जिला कौन आ जाता, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट इसके ये हो गए, 2 और बचे। तो इधर इस क्षेत्र में तुम्हारा आ जाता टिहरी, और इधर नीचे वाले एरिया में आता तुम्हारा पौड़ी जिला आता। तो ये तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली, और इधर आपका क्या हो गया, कुमाऊँ आ गया, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इससे पहले बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय 6 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, जिसमें अगर हम मेन बात करते हैं इस तरीके से बृहद हिमालय को आप देख सकते हो। ये है तुम्हारा बृहद हिमालय लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अगर हम आइडिया लेते हैं तो इस तरीके से पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, ठीक है, रुद्रप्रयाग, और तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया, टिहरी और उत्तरकाशी। इन 6 जिलों में कौन है, बृहद हिमालय फैला हुआ है। एक बार फिर से, बृहद हिमालय जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली,
ठीक है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, देखिए 2 जिले कुमाऊं के आ जाते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर। गढ़वाल के जिलों की बात करते हैं तो यहाँ से चमोली आ जाता, रुद्रप्रयाग आ जाता, टिहरी की कुछ सीमा और उत्तरकाशी हो गया। ये पूरा का पूरा कौन फैला हुआ है? अगर इसकी बात करें तो ये था आपका बृहद हिमालय, जिसका हमने दूसरा नाम क्या बोला था? हिमाद्री हिमालय बोला था, महान हिमालय बोला था, है ना। तो बहुत अलग अलग नाम बोले थे, आंतरिक हिमालय भी इसे कहा था। अगर अगली बात करते अगली बात हम करेंगे यहाँ पे लघु हिमालय की। लघु हिमालय की बात करते हो तो देखिए भाई, अब क्या है, 9 जिलों में, पूर्व से पश्चिम तक 9 जिलों में फैला हुआ है। इसमें अल्मोड़ा आएगा, नैनीताल आएगा, चंपावत का पूर्वी छोर, 3 जिले आ जाएंगे, इसमें 2 थे, अब 3 आएंगे तुम्हारे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सीमा बनाते हुए चल सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से सीमा यहाँ से बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से जिले आए? अगर हम पूर्व से पश्चिम तक की बात करते हैं तो चंपावत, पूर्वी छोर में चंपावत आ गया आपका, है ना, यहीं से लिख देता हूँ, चंपावत, पूर्वी छोर में चंपावत आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, अल्मोड़ा आया, नैनीताल आया, अल्मोड़ा, नैनीताल, 3 डिस्ट्रिक्ट आ गई। फिर आगे बात करोगे चमोली, पौड़ी, यहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे तुम्हारे, कुछ कुछ भाग थोड़ा थोड़ा सबका ही होगा, ठीक है। चमोली का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे होगा, बना सकते हो उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा बना के, ठीक है। चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। और अगली बात अगर हम करें उत्तरकाशी और देहरादून, पश्चिमी सीमा तक देहरादून यहाँ पे जाता है। तो ये 9 जिलों में फैला हुआ है आपका लघु हिमालय। अब अगर हम बात करते हैं क्या लघु हिमालय में हमेशा बर्फ रहती, तो ऐसा कदापि नहीं होता, हमेशा इसमें बर्फ नहीं रहती। सिर्फ क्या होता है, जब हमारे यहाँ क्या होता है, जब ठंडू के दिन आते हैं, ठंडू का टाइम आता है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, अक्टूबर नवंबर के बाद यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है, तापमान कम होने लगता है, और उसके बाद यहाँ पे बर्फ़ गिरने की संभावना रहती है ना। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर क्या होता है, बर्फ़ गिरती है। सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल अगर किसी हिमालय में पूछे जाए तो लघु हिमालय में ही होंगे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है, सुहाना मौसम यहाँ पे रहता है। पर्यटक क्षेत्र मनाली है तुम्हारा, नैनीताल है ना, अल्मोड़ा है, सारे इसी क्षेत्र में आते हैं, रानीखेत है, सारे घूमने की जगह जो है यहीं पे। तो सर्वाधिक पर्यटक स्थल मध्य हिमालय, लघु हिमालय की बात करें तो सर्वाधिक पर्यटक स्थल जो हैं, पर्यटक स्थल वो इसी हिमालय में उपस्थित हैं। पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे। पर्यटक स्थल की बात करें, देखो 9 जगहों पे फैला हुआ है, तो इसकी हमने बात कर ली। तो आगे बात करते, देखो और क्या क्या चीज़ें इससे हमको जाननी चाहिए, ठीक। तो चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून, इन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, गढ़वाल का एक, किसको छोड़ के, गढ़वाल का एक जिला छूटा, उसका नाम हुआ हरिद्वार, ठीक है, बाकी पूरा फैला हुआ है। अब पूर्व से पश्चिम तक पर्यटक स्थल यहाँ पे हैं। पर्यटक स्थल भाई होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली पर्यटक स्थल होंगे। और पर्यटक स्थल होने का मेन कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि गर्मियों के टाइम में, देखिए गर्मियों के समय क्या होता है, बाहर को हम जाएंगे तराई क्षेत्र में तो टेम्परेचर क्या काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे पर्यटक स्थल होने का रीज़न ये है कि 20 से 25 डिग्री तक का जो तापमान है वो क्या रहता है, गर्मियों में भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, कहीं कहीं पर 30 हो सकता है, ठीक है। 25 से 30 तक के बीच में अगर एक जनरल टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का, 20 से 30 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे रहता है। तो इसका मतलब ठंडा काफ़ी अच्छा है ना, ठंड है। और गर्मियों में क्या चाहिए, ठंड ही तो चाहिए, इसलिए पर्यटक जो होते हैं घूमने के लिए इन जगहों पर आते हैं। तो रानीखेत है ना, मसूरी, ठीक, अल्मोड़ा, नैनीताल, इस तरीके की बहुत सारी जगह यहाँ पे क्या है, घूमने की हैं, जहाँ पे हम घूम सकते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ से तो पिथौरागढ़ तो इसमें देखिए हिमालयी क्षेत्र में आ जाता है, बृहद हिमालयी वाले क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जा सकते हो, इस साइड को भी पर्यटक स्थल हो सकते हैं। तो लेकिन हमारे मेनली जो हैं ये हैं, इसमें जो आते हैं पर्यटक स्थल, ठीक है। ये हम बात कर लेते हैं इसकी। 20 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा
और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कृषि कार्य की, देखिए अगली बात, थोड़ा सा नाम पे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या होता है, नाम, इस हिमालय के नाम, हिमालय के नाम, ठीक है, लघु हिमालय के नाम, मतलब नाम क्या है, एक तो लघु हिमालय है भाई, छोटा हिमालय आप कह सकते हो, ठीक है, और इसको हिमांचल भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि बर्फ का आंचल। यहाँ पे क्या था, दो चीज़ थी, उसे हमने हिमाद्री बोला था, हिमाद्री मतलब बर्फ का घर होता है, और ये क्या है, बर्फ का आंचल, ठीक है। हिमांचल का मतलब क्या होता है, बर्फ का आंचल। बर्फ का आंचल का मतलब क्या है, साल भर तो यहाँ पे बर्फ देखने को नहीं मिलती, लेकिन अक्टूबर नवंबर माह के बाद यहाँ पे बर्फ देखने को मिलती है, यानी कि कुछ माह यहाँ पे बर्फ देखने को आपको मिल सकती है। तो हिमांचल इसका नाम हो गया। मध्य हिमालय बीच में है तो मध्य हिमालय इसका नाम रख दिया, ठीक है। ये आपके कुछ नामों की चर्चा हो गई, मध्य हिमालय के नाम। मध्य हिमालय में ऊंचाई मैंने बता ही दिया। यहाँ पे कुछ जगहों पे पर्वत हैं तो कुछ जगहों पे पठार हैं। पर्वतों में अगर बात करें तो हर हमेशा बर्फ़ नहीं रहेगी। बर्फ़ कब रहेगी, बर्फ़ सिर्फ रहेगी अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक के माह में बर्फ़ यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें अगली बात की बात करते हैं भाई। देखिए ये हमने देखा, कुछ नाम के बारे में डिस्कस किया, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। पर्यटक स्थल यहाँ पे होते हैं, घूमने की जगह होती। अब आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे कृषि कार्य और जलवायु की बात कर लेते हैं कैसी है। तो कृषि कार्य, देखिए जलवायु का प्रभाव कृषि कार्य पे पड़ता है। कृषि कार्य की बात करेंगे, किस तरीके की खेती यहाँ पे होती है, किस तरीके का कृषि कार्य होता है। पहली बात तो इन क्षेत्रों में क्या है, मैदानी क्षेत्र तो है नहीं, क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र हैं तो यहाँ पे जो खेत होंगे वो कैसे होंगे, सीढ़ी नुमा खेत होंगे, है ना, सीढ़ीदार खेत होते हैं। इस तरीके के सीढ़ीदार यहाँ पे खेत होंगे। तो सीढ़ीदार खेतों में क्या होती है, कृषि की जाती है, ठीक है। इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, कह सकते हो आप सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ीदार खेत यहाँ पे पाए जाते हैं। सीढ़ीदार खेत होते हैं। कृषि कार्य के लिए जगह ज़्यादा उत्तम नहीं होती है, क्योंकि क्या होती है, पथरीली भूमि है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होती है, पथरीली भूमि होती है, तो अच्छी कृषि नहीं होती है। कहीं कहीं पर उपजाऊ कृषि होती है, ज़्यादा उपजाऊ कृषि यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है, अधिक उपजाऊ भूमि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पथरीली भूमि है, जिस कारण कृषि कार्य उतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कृषि कार्य हो जाता है। कुछ कुछ नदी घाटियों वाले क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। पथरीली भूमि, सीढ़ीनुमा खेत, है ना, सीढ़ीदार खेत यहाँ पे होते हैं। कुछ अमाउंट में कुछ कृषि यहाँ पे की जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कृषि यहाँ पे नहीं हो सकती। जिसमें आपके दो जगह प्रसिद्ध हैं। अल्मोड़ा की अगर हम बात करें, अल्मोड़ा जो है वो मक्का की कृषि के लिए फेमस है, मक्का के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अल्मोड़ा जो है स्थल, ये मक्का के लिए प्रसिद्ध है, मक्का यहाँ पे होता है। और अलकनंदा घाटी जो है, अलकनंदा घाटी ये चूआ ज्वार के लिए फेमस है, चूआ ज्वार के लिए फेमस है। चूहा ज्वार के लिए अलकनंदा घाटी फेमस है और अल्मोड़ा मक्के के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ घाटी वाले क्षेत्र में जहाँ पे नदी के नीचे, ठीक है, नदियों के किनारे पे, वहाँ पे धान की कृषि भी यहाँ पे होती है। तो अगर पूछा जाए तो धान की कृषि भी होती है। नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में धान की कृषि होती है, धान की कृषि की जाती है, ठीक है। बाकी रबी और खरीफ दोनों की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, आपको पता ही है, ठीक है, पहाड़ों में। लेकिन कृषि कार्य उतना ज़्यादा नहीं होता। पथरीली यहाँ पे मिट्टी होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती तो पक्का यहाँ पे क्या होता है, कृषि कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता। सीढ़ीनुमा खेत हैं तो कृषि कार्य बहुत अच्छा तो नहीं होता, फिर भी अच्छा ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पे इसमें से आपको पता होना चाहिए, अल्मोड़ा जो है मक्का के लिए प्रसिद्ध है, अलकनंदा घाटी जो है चूहा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। तो कृषि कार्य पथरीली भूमि होने के कारण उतना अच्छा नहीं होता, कम उपजाऊ भूमि है यहाँ की। अगर बात की जाए तो कम उपजाऊ भूमि, नदी किनारे धान की कृषि की जाती है, ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात हम वन की बात करते हैं, यहाँ की वनस्पति की बात कर लेते हैं।
तो किस प्रकार की वनस्पति मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात कर लें तो 40 to 60% वनों की संख्या यहाँ पे जो है 40 to 60% वन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर अगली बात हम करते हैं इसी की कौन कौन से यहाँ पे वनस्पति पाई जाती हैं, तो कौन कौन से पेड़ यहाँ पे हो सकते हैं। तो भैया अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे बांज है, ठीक है, बुरांस है, ठीक है, फर है, खरसों है, साल है, देवदार है, ठीक है, साल है, देवदार है, चीड़ है, ठीक है, आदि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बांज, बुरांस, फर, खरसों, साल, देवदार इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं आपके कौन से क्षेत्र में, मध्य हिमालयी क्षेत्र में। तो ये वृक्ष हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई देखिए यहाँ पे 2500 मीटर से हाइट पे, देखिए हाइट की अभी हमने बात की थी, हाइट की जो बात है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1200 से 4800, यानी कि ये बात हो रही है किसकी, सिंधु नदी तट से हो रही है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पे स्थित है। तो 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पे, अधिक ऊंचाई पर, अगर इससे अधिक ऊंचाई पे बात करें तो कुछ फलों के वृक्ष यहाँ पे होते हैं। जैसे फल कौन कौन से फल होते हैं, तो जैसे नाशपाती, सेब, ठीक है, अखरोट, चेरी, इस तरीके के आपके वृक्ष होंगे जो फलदार वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के फलों के भी यहाँ पे क्या होता है, फल का भी उत्पादन किया जा सकता है इस क्षेत्र पे। ठीक है, किया जाता है, मतलब ये बात होगी वनों की। तो वन की हमने बात कर ली, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जिसमें इस प्रकार के मैंने आपको बता दिया, कुछ कुछ वृक्षों के नाम आपको बता दिए। ठीक है, ये वनस्पति पाई जाती है। कृषि कार्य की बात हमने कर ही ली, कृषि कार्य कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, पथरीली मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी है तो कृषि कार्य कम होगा, फिर भी रबी खरीफ हर प्रकार की फसल यहाँ पे होती है और सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ पे होता है। ये बात हमने कर ली थी। अगली अगर हम बात करते हैं, देखिए भाई अगली अगर हम इसमें बात करें, वनस्पति आप देख चुके हैं। वनस्पति के बाद अगर हम बात करें, जो ये पर्वत हैं, ठीक है, मध्य हिमालय के, वो किस प्रकार के हैं। तो ये पर्वत जो हैं कायांतरित व वलित पर्वत हैं। बात करी थी, फोल्डेड माउंटेड होते हैं। और बने किस किस के होते हैं, तो अगर हम बात करें नीस है, ग्रेनाइट है, ठीक है, स्लेट है, चूना पत्थर है, ठीक है, आदि की ये जो होती हैं चट्टानें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, नीस, ग्रेनाइट हो गया और आपका स्लेट, चूना पत्थर आदि इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो कायांतरित व वलित चट्टानें होगी जो इस प्रकार से पाई जाती हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये हमने किसकी बात कर ली, इस वलित पर्वत की बात कर ली, जो हमारा कौन सा है, मध्य हिमालयी क्षेत्र का पर्वत है। ठीक है भाई, अब अगर हम यहीं पे किसकी बात करते हैं, जीवाश्म, तो जीवाश्म नहीं होता, पहले ही बता दिया। जीवाश्म की अगर हम बात करते हैं तो जीवाश्म तो यहाँ पे नहीं पाया जाता। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, जीवाश्म यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, तो जीवाश्म यहाँ पे नहीं होगा। अगली बात, अगर जीवाश्म के बाद अगली बात करते हैं तो यहाँ पे खनिज, खनिज प्राप्त हो सकता है। खनिज, खनिज की बात हम कर लेते हैं। तो खनिज यहाँ पे होता है। ठीक है, खनिज में अगर हम बात कर लेते हैं तांबा, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक, ग्रेफाइट, ठीक है, और मैग्नेसाइट, जिप्सम। ठीक है, इस प्रकार से ये खनिज यहाँ पे होते हैं, जिसमें एस्बेस्टस जो होता है ये एक रेसे वाला खनिज होता है। इसकी एक खासियत है, ये रेसे वाला, रेसेदार खनिज होता है, रेसेदार खनिज। ठीक है, जिसकी टाइल से बनती है एस्बेस्टर, रेसेदार खनिज होता है। और तांबा, ये कहाँ पाया जाता है, ये मेनली पौड़ी में देखने को मिलता है। ग्रेफाइट और तांबे की अगर हम बात करें
तो ये जो है पौड़ी और अल्मोड़ा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने। तो खनिज की बात हो गई, ठीक है, चट्टानों की बात होगी। उसके बाद अगर वर्षा की बात करते हैं, वर्षा इन क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, तो औसत वर्षा की बात अगर हम करते हैं तो 160 से लेके 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, ये औसत वर्षा का आपका क्या हो गया, मामला हो गया। तो औसत वर्षा जो है वो कितनी होगी, 160 से 200 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा यहाँ पे होती है। किस क्षेत्र में, आपका ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है इसमें। ठीक है भाई, ये बातें हमने देख ली है, खनिज की बात कर ली, वर्षा की बात कर ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी क्षेत्र में भूस्खलन आदि भी होते हैं, भूस्खलन भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, भूस्खलन का भी यहाँ पे खतरा रहता है। अगली बात अगर हम करते हैं, देखिए क्योंकि ऊपर हमारा क्या बृहद हिमालय, वहाँ से नदियाँ आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, भूस्खलन होना जेन्युइन बात है, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है। अगली बात इसमें करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र आपका क्या है, पर्वत है, और कुछ क्षेत्र पठार भी है। ठीक है, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मध्य हिमालय का पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो पठार पाए जाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दूधातोली का नाम सबसे पहले आता। ठीक है, क्यों आता अभी बात कर लेते हैं। दूधातोली आ जाता, देववन आ जाता, सुरकंडा, बिनसर, लोखंडी टिब्बा, लाल टिब्बा। ठीक है, तो ये हैं लाल टिब्बा, लोखंडी टिब्बा, ये आदि कुछ क्या हैं, तुम्हारे पठार हैं उत्तराखंड के। तो ये पठारी क्षेत्र की बात होगी, जिसमें मैंने सबसे पहले दूधातोली का नाम लिया, और दूधातोली इम्पोर्टेंट भी है। क्यों है, देखिए भाई, इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता उत्तराखंड का पामीर, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ, 3 जिले में फैला हुआ है। जिला पौड़ी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और चमोली। पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, 3 जिले में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड का पामीर, जिसे हम बोलते हैं दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो भी पठार है आपका है। अब इसमें क्या होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के पामीर की, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जैसे घास का मैदान, जिसे हम बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, घास वहाँ पे होती है बढ़िया। तो ये लोग यहाँ पे अपने जानवरों का चरवाहा बनाते हैं। ठीक है, जब घास की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, 5-6 महीने लोग अपने जानवरों को, जैसे गाय, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरियाँ, इनको सब उस क्षेत्र में ले जाते हैं, और उस क्षेत्र में ले जाके अपने भी वहीं रहते हैं, और कुछ टाइम तक यहीं पर जानवरों को चराते हैं। ठीक है, तो दूधातोली इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि दुग्ध उत्पादन, देखो जानवरों को ले जा रहे, 50 से ज़्यादा गाँव के लोग आ रहे हैं और जानवरों को ले जा रहे हैं, वहाँ पर चरवाहा बना रहे हैं उनका। ठीक है, तो वहाँ से दुग्ध का उत्पादन हो रहा है एक तरीके से, तो कहा जा सकता है, इसीलिए इसको दूध की तौली की संज्ञा दी है, कुछ ऐसा मानते हैं। और इसके नीचे तलहटी में एक दुग्ध ताल है। ठीक है, दुग्ध ताल, दुग्ध नाम का ताल है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। तो ये जो भी इसके है, ये हम कंक्लूजन यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ नदियाँ निकलती हैं इस दूधातोली से, नदियाँ, इससे निकलने वाली नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात कर लेते हैं पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की बात कर लेते हैं। नयार नदी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी यहाँ से निकलती। अगली बात आती आटागाड़, और फिर आती वुनो। ये नदियाँ आपकी निकलती हैं कहाँ से, इस दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड का पामीर आपका है, ये पठार, इससे निकलती हैं ये सारी नदियाँ, तो जिसे हम बोलते हैं क्या क्या हैं, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, वुनो, ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र से। अब इस क्षेत्र की और क्या खास बात है, 1960 में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी ने इसी क्षेत्र गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। ठीक है, 1960 में। और यहीं एक जगह है कोदिया बगड़, इसी दूधातोली के आगे कोदिया बगड़ नाम की एक जगह है। कोदिया बगड़ में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि बनाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की क्या बनाएगी, समाधि।
कोदिया बगड़ नाम के जगह पे, ठीक है। इसी के आगे स्थल है कोदिया बगड़, जहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि बनाई गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये स्थल भी, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया हमारे दूधातोली पठार जो है उत्तराखंड का पामीर, तो इसके बारे में, ठीक है। तो पठारी क्षेत्र में अगर हम बात कर लेते हैं, ये पठारी क्षेत्र कुछ कुछ हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट दूधातोली होता है, जो कि उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, तो जिस कारण से उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना होगा ये चीज़। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये बात तो हुई भाई लघु हिमालय की हमारे, और कुछ बात इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ से करें तो यहीं आपका कुछ ताल भी पाए जाते हैं। कुमाऊं के दक्षिणी छोर पे, कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर कुछ ताल आपके देखने को मिलते हैं, ताल, ठीक है, ताल देखने को मिलते हैं। मोस्टली आप देखते हैं कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ताल देखने को मिलते हैं, वैसे तो और जगह भी देखने को मिलेंगे, तो प्रमुख तो यही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नैनीताल, ठीक है, नैनीताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, खुरपा ताल, सात ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, नौकुचिया ताल है, ठीक है। और क्या है आपका सरिया ताल है, सरिया ताल, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट ताल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुछ दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी छोर पे ये कुछ ताल हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तालों की बात हम ऐसे डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है। तो ये कुछ ताल हैं जो कि हमारे क्या होते हैं उत्तराखंड में, हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं ये, तो ठीक है, मोस्टली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से रानीखेत में भी है। पर्वतों की बात कर ही ली है, ठीक है। कुछ जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका क्या नैनीताल में है, ठीक है, नैनीताल में नैना पीक, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हम बात आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने मध्य हिमालय और लघु हिमालय क्षेत्र के बारे में देखा। औसत वर्षा की बात की, 160 से 200 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा यहाँ पे होती। वन की बात कर ली, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, ये वन, ये था आपका कौन सा हिमालय, बृहद हिमालय है इसके ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर जो होगा आपका ट्रांस हिमालय होगा इधर, ठीक है। और उसके बाद जो होगा ये तुम्हारा कौन सा आया, बृहद हिमालय आया, और बृहद हिमालय, और उसके बाद जो हमारा आता है लघु हिमालय, इसके बीच की जो पट्टी है इसको मैंने आपको बता ही दिया है। इस पट्टी का नाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इसे बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मुख्य कह सकते हो आप, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो ये जो आपका ये रीजन है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है, ये रेखा बोल सकते हो या इस क्षेत्र को बोल सकते हो आप, ठीक है, इस लाइन को आप बोल सकते हो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। मुख्य सीमांत दर्रा भी इसे कहते हैं, मुख्य सीमांत दर्रा, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। उसके बाद यहाँ पे एक पट्टी और आती है जो कि किस किस को सेपरेट करती है, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को सेपरेट करती है, ठीक है भाई। ये तुम्हारी शिवालिक श्रेणी है, और इसको जो अलग करती है उसका नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं MBT, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या इसी को क्या बोला जाता है, इसी को और एक नाम दिया जाता है GBF, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश बोला जाता है, ठीक है। ये जो है इसका नाम क्या है, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, और आपको ध्यान भी रखना है मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया गया है कि मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश और मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यानी कि MBD और जो MBT है और MCT है, इसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो मध्य हिमालय है, वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। या इन दोनों को सेपरेट करने वाली रेखा पूछ सकता है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली रेखा या इन दोनों को सेपरेट करने वाली रेखा। तो मैंने यहीं पर आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। भले ये विभाजन जो है ये भौतिक भूगोल वेद्याओं, जो भूगोल वेत्ता थे उनके द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। बाद में नदियों के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो बात हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल जो इनका सेपरेशन है क्षेत्र, ठीक है, रेखा के हिसाब से, तो ये है तुम्हारा MCT और MBD, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।